हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी लोग? एक दो मिनट का वेट करते हैं, बाकी के स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है आपकी यूनिट नंबर 7 चाइल्ड, या फिर आप कह सकते हो ह्यूमन डेवलपमेंट। यूनिट नंबर 6 तक हमने अपना कवर कर लिया है ना। लास्ट जो हमारी यूनिट थी वो थी आपकी हाउसिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, जो कि आपकी यूनिट नंबर 6 थी। ओके। अगर सिलेबस हो आप लोगों के पास तो सिलेबस देख लो। मुझे लगता है भूल गए हो तुम। सैटरडे को हमारी क्या डील हुई थी? क्लास में एंटर करोगे विद फ्लावर। कहाँ है? आज मुझे फूल नजर ही नहीं आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। चलो, किसी को तो याद है। नेहा जी भूल गई। सब अच्छे हो? कैसा रहा आप लोगों का संडे? संडे को मॉक टेस्ट लगाए या नहीं लगाए थे, या फिर संडे को संडे की तरह एंजॉय किया? नो स्टडी? क्यों भाई? ओके, सो स्टूडेंट्स आ चुके हैं। हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा माथुर, योर यूजीसी नेट होम साइंस पेपर 2 faculty. Welcome you all on Fill-A-Form platform, and here is your today class on unit number 7 child, या फिर आप कह सकते हो ह्यूमन डेवलपमेंट। और बाकी के आपके ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो फॉर दी रिगार्डिंग यूजीसी नेट अपडेट। और जो आपका टेलीग्राम चैनल है वो मैं आपको बता देती हूँ। होम साइंस यूजीसी नेट फिलर फॉर्म, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट एंड क्वेरी रहती है आप वो भी बता सकते हो। ओके, तो ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है एंड इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो फिलअप फॉर्म को। बाकी के आपके कोर्स परचेज करने के लिए आप माथुर 10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही कल से आपकी नवरात्रि शुरू हो रही है, और इसी के साथ में फिलअप फॉर्म भी आप लोगों के लिए ऑफर लेके आया है। तो अगेन किसी को भी अगर कोर्स परचेज करना चाहता हो तो आप परचेज कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को जिसको भी आपको शेयर करना है आप उनको भी शेयर कर सकते हो। ओह वाओ, थैंक यू। चलो, तो बिना किसी देरी के हम क्लास शुरू करते हैं। प्यारे प्यारे फूल भी आ गए हैं हमारे पास। बाकी बच्चे पता नहीं कहाँ रह जाते हैं, एक दो तुम लोग गिने चुने बच्चे हो, उसमें भी तुम लेट आते हो, पता नहीं क्या ही सीन है। कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए मैं। ओके, तो देखो सबसे पहला आपका यूनिट नंबर 7, अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो ये जो पूरी यूनिट है ना, ये यूनिट है आपके इस बारे में कि आपका एक पर्सन है वो किस तरीके से बर्थ लेता है, और फिर बर्थ के बाद में किस तरीके से उसकी फिजिकल बॉडी में सोशली कैसे कैसे वो परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं बर्थ से लेके आपकी डेथ तक, ये जो पूरा चेंज चलता है, लाइफ साइकिल जो चलती है, क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं आपके शरीर, शारीरिक रूप पे, मानसिक रूप पे, वो सब चीजें आपकी हम लोग आज यूनिट नंबर 7 में कवर करेंगे। ओके, एंड आई होप आपको जितनी भी यूनिट हो चुकी हैं प्रीवियस यूनिट्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्वेरी नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको होता है आप मुझे बता देना, हम सैटरडे को उसकी रिवीजन क्लास रख देंगे। ओके, वहां पे डाउट एंड क्वेरी हम जितनी भी होगी वो अपना सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, आपने अभी आप किस एज में आ गए होगे? एडल्ट एज में आ गए हो आप लोग, ठीक है, अर्ली अडल्ट कह लो, या फिर मिड मिड तो नहीं आए हो लेकिन एडल्ट में आ गए हो।
ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बचपन से लेके अब तक कितने सारे चेंजेस आए होंगे। फिजिकल चेंजेस तो आए ही आए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके इमोशंस में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। पहले आप क्या थे, पहले इजीली हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते थे, बच्चे थे दोस्त बना लेते थे किसी को भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप कुछ भी नहीं सोचते थे, बस ये मेरा फ्रेंड है या मेरी फ्रेंड है, दैट्स इट। लेकिन अब क्या है, अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, आप इजीली हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ऑल राइट। आप किसी से भी बात करने से पहले सोचते हो कि किस तरीके से बात करनी है, बहुत ही सहूलियत के साथ में बात करते हो। वरना पहले क्या होता था, जो मन में आया वो बोल दिया, लेकिन अभी आपको देखना पड़ता है कि कौन आपसे बड़ा है कौन छोटा है, बड़ों से किस तरीके से बात करनी है, छोटों से किस तरीके से बात करनी है। इन्हीं सब चीजों के बारे में आपका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पे, वो सब चीजें आज हम लोग यूनिट नंबर 7 में कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे ना हम लोग यूनिट पे मूव करने से पहले आपकी ना, जब भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हो ना, तो वहां पे दो टर्म आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या होता है कि ग्रोथ का मतलब होता है कि ये आपकी ना फिजिकल सेंस रिप्रेजेंट करता है, आपको जो फिजिकली आपको जो दिख रहा है, ओके, वो आपकी ग्रोथ की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि आपकी हाइट, हाइट विजिबल होती है, अगर आप किसी पर्सन से नहीं भी पूछोगे उसकी हाइट कितनी है, फिर भी आप बता सकते हो कि जो सामने वाला पर्सन है वो शॉर्ट हाइटेड है या फिर टॉल है। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। सेम आप वेट का भी बता सकते हो, कह सकते हो ओवर वेट है, अंडर वेट। हाँ, लेकिन आप इसमें ये नहीं बता सकते हो वेट कितना है, ठीक है, कि शॉर्ट है, टॉल है, या फिर ओवर वेट है, अंडर वेट है, ये सारी चीज आप बता सकते हो। साइज भी आप बता सकते हो, ओके। लेंथ भी, मतलब हाइट वेट इन्हीं में आ जाता है आपका, ये सारी चीजें। साइज में जैसे आप बता सकते हो कि आपके हेड का साइज क्या है, किसी किसी का आप कह सकते हो कि बड़ा सिर है, किसी किसी का कहते हैं छोटा सिर है। एक कहावत भी है, पता नहीं कौन सी है, जहां पे सिर और पैर से रिलेटेड कुछ है। तो यानी कि हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ग्रोथ ना हमारी क्वांटिटेटिव वे में होती है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हाइट को आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द मीटर, है ना। कोई मुझे बताएगा कि जो हम लोग एडल्ट्स के लिए हाइट मेजर करने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं, उस टूल का नाम क्या है। चलो मैं बच्चों के लिए बता देती हूँ, जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है उसको आपका कहा जाता है इन्फेंटोमीटर, जिससे बच्चे की हाइट मेजर की जाती है। लेकिन जो बड़े लोगों की हाइट मेजर की जाती है, एडल्ट्स की हाइट मेजर की जाती है, उस टूल को हम लोग क्या बोलते हैं। अब कोई भी मुझे ये मत कह देना कि मैम इंची टेप से हम तो हाइट मेजर कर लेते हैं, वो एक अलग है। आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप की कुछ स्केल सा होता है, बड़ा सा स्केल होता है कि नहीं होता है, या तो वॉल पे लगा होता है ये, और नीचे आप कह सकते हो कुछ प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे पूरी आपकी नंबरिंग लिखी रहती है। क्या कहा जाता है उस टूल को, जल्दी से कमेंट में बताओ, ठीक है। आपका वेट, ऑब्वियसली बात है कि आप वेट एकदम एग्जैक्ट बता सकते हो कि किसी पर्सन का वेट 45 है, 50 है, 50.5 है, जो भी जितना भी वेट होता है हम उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रिप्रेजेंट की गई है वो आपकी फिजिकल सेंस में की गई है, जो कि विजिबल होती है, ठीक है, और क्वांटिटेटिव वे में होती है, जो कि मात्रात्मक वे में होती है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, ठीक है। जो बच्चे जो ग्रोथ करते हैं ना, वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से ग्रोथ करते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है कि जब जब भी बच्चा कोई भी, अगर फीटस की अगर हम लोग बात करें, तो वो फीटस मदर के वॉर्म में होता है, तो वहां क्या करता है, वो फिजिकली तो ग्रो करता है पहले, है ना, उसका ब्रेन डेवलप होता है, हैंड, लेग्स, नोज, फिर बाद में फीचर्स उसके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चा जो ग्रो करता है फिजिकली और मेंटली ग्रो करता है, उसकी ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा बच्चे जब भी आते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट को देखो, न्यू बॉर्न को देखो, इन्फेंट भी नहीं आ रहे अभी हम लोग, न्यू बॉर्न को देखो। न्यू बॉर्न के बाद आप इन्फेंट को देखोगे, आपको न्यू बॉर्न और इन्फेंट में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। न्यू बॉर्न एकदम छोटा सा होगा, लेकिन इन्फेंट की कैटेगरी में जैसे ही वो आएगा, आपको उसकी ग्रोथ अपने आप दिख जाएगी कि अरे इसके कल तक तो हाथ बहुत छोटे थे, अब हाथ इतने बड़े हो गए हैं, है ना, सिर बहुत छोटा था, सिर बड़ा हो गया, पैर छोटे थे, पैर बड़े हो गए। वो सब चीजें आप मेजर कर लेते हो इजीली, इसीलिए इसको ग्रोथ कहा जाता है।
और ग्रोथ जो होती है ना, एक मेजर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि एक ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाती है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। ग्रोथ आपका एक सर्टेन टाइम होता है, एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, उस पीरियड पे आके ये रुक जाती है, उसके बाद में ग्रोथ नहीं होती है। आपने देखा होगा कि हाइट है, एक टाइम तक ही आपकी हाइट ग्रो करती है। वेट, वेट को आप एक तरीके से कह सकते हो कि कम ज्यादा आप कर सकते हो इसको, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मेंटेन करके रखते हो तो फिर उसके आगे नहीं बढ़ता है। सेम साइज, लेंथ, वही चीजें आ जाएंगी यहाँ, ओके। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया मुझे। अगर इस तरीके से रिवीजन कर रहे हो तो बहुत गलत तरीके से कर रहे हो। जो एडल्ट्स की हाइट मेजर करने के लिए जो टूल यूज किया जाता है उसको कहा जाता है स्टेडियोमीटर। अब लिख लो कहीं पे, भूलना मत। STADIOMETER, स्टेडियोमीटर। और जब तुम रेस्पॉन्स नहीं करते हो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये कर दिया करो। हो भी या नहीं हो क्लास में, ये बताओ, या फिर बस क्लास ऑन करके भाग गए हो या नहीं हो क्लास में? जल्दी से रेस्पॉन्स दो सब लोग, उसके बाद मैं आगे का पढ़ाना शुरू करूंगी। टेल मी फास्ट एवरीवन। ये तो रेस्पॉन्स दे दिया तुमने, और जो मैंने सवाल पूछा उसका रेस्पॉन्स नहीं दिया गया। तो सवाल नहीं सुनाई दिया तुम्हें, मैंने क्या पूछा था? क्यों मंडे को मूड खराब करने पे लगे हुए हो? मंडे है, मंडे को तो दिखाओ एकदम एनर्जी। चलो ठीक है, तो ग्रोथ की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको याद रखना कि जो ग्रोथ होती है एक फिजिकल सेंस में होती है, जिस जो कि विजिबल होती है, आप उसको देख सकते हो सामने से। इसको मेजर भी किया जा सकता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये रुक जाती है, फिर बढ़ती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, कुछ डेफिनेशन आपकी थ्योरिस्ट के द्वारा है और कुछ डेफिनेशन आपके एक इंटरनेट के द्वारा है। कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसीलिए इसको देख लो ध्यान से। जो एनक्लोप्रूडिया जो है, उसने जो डेफिनेशन दी है ग्रोथ की, उन्होंने ये दी है कि ग्रोथ इज अ डिफाइन एज इंक्रीज इन साइज और द अमाउंट ऑफ द एटेनिटी। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो ग्रोथ होती है वो आपकी फिजिकल चेंजेस पे रहती है, ठीक है। जो कि आपके एक इंडिविजुअल, यानी कि जो मैचुरेशन वाला जो टाइम पीरियड होता है, जब तक वो पूरी तरीके से पूरी नहीं हो जाती है, जैसे कि आपकी हाइट है, जितनी आपकी हाइट होनी चाहिए जब तक उतनी नहीं हो जाती तब तक वो बढ़ती ही रहती है, ठीक है। तो ग्रोथ का यहाँ पे सिंपली मतलब ये रखा गया है कि इसमें जितने भी आपके फिजिकल स्ट्रक्चर हैं वो सब आ जाते हैं, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं, ये एक मैच्योरेशन के बाद में रुक जाते हैं, ठीक है। फिर आपके हरलॉक ने जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा था ग्रोथ एज change in size in proportion disappears of old feature and acquisition of new ones। मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो ग्रोथ होती है हर लॉक के अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्रोथ होती है वो साइज में चेंज देखने को मिलता है, प्रपोर्शन में देखने को चेंज मिलता है। यहाँ पे जो आपके ओल्ड फीचर हैं वो आपके न्यू वन के साथ में क्या है, रिप्लेस हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब ये इन्होंने कैसे कहा है, अब देखो, अगर आप किसी भी न्यू बॉर्न को देखते हो, तो न्यू बॉर्न को अगर आप लोग देखोगे तो वहां पे क्या होता है कि जो उसके, जब आप स्टार्टिंग का, अगर आपने हाल ही का बच्चा देखा होगा ना, तो वहां पे आप देखोगे कि उसकी स्किन ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, और व्हाइट व्हाइट और रेड रेड उसकी स्किन होती है, ये देखने को आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब ये वहां पे फिर उसकी दूसरी स्किन आ जाती है, तो क्या है कि जो ओल्ड फीचर जो है वो न्यू के साथ में रिप्लेस हो जाते हैं। सेम आपका जब वो इन्फेंट होता है तो इसकी स्किन में चेंजेस देखने को मिलते हैं,
एडल्ट में आता है तो स्किन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि जो स्किन एक ऐसी चीज है जो कि ये सेल होते हैं, ऑब्वियसली बात है, और सेल्स हैं आपके बदलते रहते हैं। जब तक आप हो तब तक आपकी बॉडी के सेल्स बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो साइज और प्रपोर्शन में कुछ भी चेंज नहीं आता, लेकिन जो आपके फीचर हैं, जो ओल्ड फीचर हैं, वो आपके न्यू फीचर्स के साथ में रिप्लेस हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ओके। विकास को आकार में परिवर्तन, अनुपात में पुरानी विशेषताओं के गायब होने और नए लोगों के अधिग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है। ओके, ये डेफिनेशन कहीं लिख लेना कॉपी में, अभी लिख लो अगर लिख रहे हो तो, बात का कोई सीन नहीं है, नोट डाउन कर लो, हरलॉक की कर लो, क्योंकि हरलॉक काफी अच्छे जाने माने थ्योरिस्ट माने जाते हैं इन फील्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और जब नोट डाउन हो जाए मुझे बता देना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ डेवलपमेंट पे। अभी तक हमने क्या देखा, ग्रोथ के बारे में देखा। अब डेवलपमेंट क्या होता है? जो विकास होता है ना, ये आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही तरीके का होता है, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही रूप में ये आपको देखने को मिलता है। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ग्रोथ हम लोग देख रहे थे कि एक समय ऐसा था जहां पे जो ग्रोथ है आपकी रुक जाती है, लेकिन विकास एक ऐसा है जो कि आपका निरंतर चलता रहता है। जब आप वॉर्म में होते हो तब से लेकर आपकी डेथ तक ये चलता ही रहता है। तभी कहा गया है वॉर्म एंड एंडिंग विद द टॉम। ठीक है, जैसे ही आप अपनी मदर के वॉर्म में गए, वहां से लेके जब तक आप हो यहाँ पे, ठीक है, जब तक आपकी लाइफ है तब तक डेवलपमेंट होता ही रहता है। गर्भ से शुरू होकर कब्र के साथ समाप्त होने वाली एक सतत प्रक्रिया है, ये याद रखना। अब यहाँ ना ये जो डेवलपमेंट होता है एक सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर को फॉलो करता है, जैसे, और हर चेंज ना एक दूसरे से रिलेट होते हैं। देखो, जैसे अगर आपकी सबसे पहले अगर आप फीटस बने हो, तो फीटस बनने के बाद में आप न्यू बॉर्न बनोगे, फिर आप इन्फेंट बनोगे, एंड देन आप आ जाओगे चाइल्डहुड में, ठीक है, एडोलेसेंस में। तो ये आपकी प्रक्रिया है ना, ये चलती रहेगी, जब तक आप हो तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन ये रिवर्स नहीं होगी। अगर आप कहो कि इन्फेंट से आपको फिर से फीटस में जाना है, तो भाई वो इम्पॉसिबल है। आजकल के लोग वैसे ही कहते हैं, जो एडल्ट एज में जाके पहुंच जाते हैं वो क्या कहते हैं, अरे बचपन बहुत अच्छा था, हम बचपन में वापस चले जाएं। कहते कि नहीं कहते हैं? तो जो विकास होता है ना, ये निरंतर चलता रहता है और एक ऑर्डर को फॉलो करता है, और हर ऑर्डर एक दूसरे के साथ में रिलेट होता है। जो चेंजेस होते हैं ना, हर एक चेंजेस में एक रिलेशन होता है, दोनों के बीच में कुछ संबंध होता है। जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं ना, उन परिवर्तनों के बीच में संबंध होता है। ठीक है, और ये जो चेंजेस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऑब्वियसली बात है कि फीटस के बाद में देखो ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है आपका। ठीक है, और ये ऑर्डर जो प्रोग्रेसिव वे में होता है, ये बैकवर्ड में नहीं होता, फॉरवर्ड होता है, आगे की ओर होता है, पीछे की ओर बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये जो डेवलपमेंट होता है ना, ये वेल प्लान्ड होता है, कि आपको पता है कि फीटस के बाद में न्यू बॉर्न ही आएगा, न्यू बॉर्न के बाद में इन्फेंट ही आएगा, वेल प्लान्ड है ये। अगर कोई आज एडल्ट है तो प्लान है कि वो आगे चल के ओल्ड एज में जाएगा ही जाएगा, जब तक वो है तब तक। तो डेवलपमेंट जो होता है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होता है, और आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब से आप मदर के वॉर्म में जाते हो और जब तक आप कब्र में नहीं पहुंच जाते हो, तब तक ये प्रक्रिया चलती ही रहती है, और ये एक ऑर्डर को फॉलो करती है, वेल प्लान्ड होती है। जैसे कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम लोग ले लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देखो, अब ये आपका कोई पर्सन कितना होशियार है और कितना होशियार नहीं है। ठीक है, कोई बहुत होशियार है, कोई कम होशियार है। तो ये बहुत कम, ये हमने क्वांटिटी वो क्वालिटी बता दी है ना, ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये पढ़ने में बुरा है, ये हमने क्वालिटी बता दी।
लेकिन कौन कितना अच्छा है, अब ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग मार्क्स के बेस पे फाइंड आउट करते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट को आपके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के दोनों ही कहा गया है। इसको आप मात्रात्मक रूप में भी देख सकते हो और गुणात्मक रूप में भी देख सकते हो। ओके, तो ये थी आपकी डेवलपमेंट की विशेषताएं, कुछ थ्योरी डेफिनेशन आप जो भी कहो वो कह सकते हो। ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई भी कंफ्यूजन? अब कोई भी अगर आपसे कहे ना कि ग्रोथ क्या है डेवलपमेंट क्या है, तो कंफ्यूज मत हो ना, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जल्दी से मुझे रेस्पॉन्स करो, कोई भी कंफ्यूजन? मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, दोबारा नहीं पूछूंगी, आगे बढ़ जाऊंगी। ओके, यहाँ पे हम लोग ना एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी कोई एग्जाम देते हो, तो एग्जाम में आप पास होते हो, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हो, तो ये आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और वही कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, देखो मार्क्स आ रहे हैं, ये आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आज आपके कितने मार्क्स हैं। जैसे कि आपका कर्व बनता है ना, इस तरीके से आज आपके 50 हैं, फिर कल आपके 60 70, तो ये आपकी ग्रोथ हो रही है भाई, एक पॉजिटिव वे में ग्रोथ हो रही है। और एक ग्रोथ होती है जो नेगेटिव वे में होती है कि आज ज्यादा थे कल कम हो गए, फिर ज्यादा फिर कम हो गए, ये आपकी ग्रोथ में आ जाता है। और फिर यहाँ पे आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि हर स्टेज से आप कुछ ना कुछ सीखते चले जा रहे हो। ठीक है, देखो आपके मार्क्स जो हैं वो आपको ग्रोथ बताते हैं, और एक क्लास से आप दूसरी क्लास में जा रहे हो, ये आपका डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, अगर कभी भी कोई भी कंफ्यूजन रहता तो इस एग्जांपल से आप याद रखना ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। ओके, अब यहाँ पे ना कुछ सिद्धांत होते हैं आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट के। कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो कि होते ही होते हैं, उन्हीं चीजों को फॉलो किया जाता है, उन्हीं के बेस पे ये ग्रोथ और डेवलपमेंट होते हैं। ये वाली जो क्लास है ना, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये क्लास सिर्फ आपकी यूजीसी नेट में ही नहीं, आपकी लाइफ में भी काम आने वाली है। और अगर कोई भी स्टूडेंट सी टेट का एग्जाम अगर देता है, तो वहां पे पेडालॉजी करके एक आपका पेपर होता है, उस पेपर में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। तो देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या होते हैं। सबसे पहला तो सिद्धांत यही होता है कि ये कंटिन्यूटी होती है, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। ये कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। अभी हमने देखा था कि ग्रोथ है वो आपकी रुक जाती है, लेकिन आपका जो डेवलपमेंट है वो कभी भी नहीं रुकता है। इंसान हमेशा सीखता ही रहता है, तो डेवलप ही तो हो रहा है उसका, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कल आपको सिर्फ इतना पता था कि जो काउंटिंग्स होती हैं वो 1 से 10 तक होती हैं। ठीक है, फिर आप सेकंड क्लास में आए या थर्ड क्लास में आए, आपको पता चला काउंटिंग 1 से लेके 100 तक होती हैं। फिर आप थोड़ा आगे बढ़े, फिर आपको पता चला कि अरे ये तो 1000 तक भी होती हैं। फिर आप आगे बढ़े, 2000 तक भी होती हैं। तो ऐसे ऐसे आपका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। या फिर आप ये भी छोड़ो, आप न्यू बॉर्न हो अभी, ठीक है, न्यू बॉर्न को क्या पता है, कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ उसको इतना पता है कि अगर मुझे कुछ भी बात अपनी, मैं बोल तो सकता नहीं, कुछ भी बात अगर मुझे मनवानी है तो मैं रुके ही अपनी बात मनवा सकता हूँ। तो वहां उसने ये चीज सीखी। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर उसने बोलना शुरू किया कि अच्छा बोल के भी चीजें की जाती हैं। तो वहां उसका ये डेवलपमेंट हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो आपकी डेवलपमेंट होता है, ये आपका निरंतरता का सिद्धांत इसीलिए माना गया है, क्योंकि ये कभी भी रुकता नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपके हर स्टेज पे देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आप अगली स्टेज पे बढ़ोगे, उस स्टेज पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। वो उस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या मतलब है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। ये हमें पता है कि ये एक निरंतरता का सिद्धांत है, अगर आज ये है तो कल ये होगा। लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से एक का डेवलपमेंट हुआ है दूसरे का भी वैसे ही होगा। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लेट बोलना शुरू करते हैं। तो ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वरी करते हैं, इसीलिए हर एक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। उसकी ग्रोथ भी अलग होती है, उसका डेवलपमेंट भी अलग होता है। तभी आपने देखा होगा किसी किसी की जो हाइट है वो बहुत टॉल होता है, कोई कोई बहुत शॉर्ट होता है।
कोई ओवरवेट होता है, कोई अंडरवेट होता है, कोई भी एक जैसा नहीं होता है। इवन आपके जो थंब इम्प्रेशन है वो भी आपके अलग अलग होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होते हैं वो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बिलोंग करते हैं। ये आपका व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत इसीलिए भी इसको कहा जाता है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। ओके, अब यहाँ पे ये यूनिफॉर्मिटी भिन्न जरूर होता है, लेकिन ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। पैटर्न कौन सा हो गया कि अगर कोई भी अगर व्यक्ति है, उसकी आप लोगों ने देखा होगा ग्रोथ हो रही है, तो ये नहीं है जरूरी कि जब वो मदर के वॉर्म में कि सबसे पहले उसके ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाएंगे, कि उसकी आंख आ जाएंगी, है ना, आंख बनना शुरू हो जाएगी, उसकी नोज बनना शुरू हो जाएगी। नहीं, सबसे पहले उसकी बॉडी बनना शुरू होती है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो यानी कि एक पैटर्न को फॉलो करता है ये। बेशक ये इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हर किसी का एक पैटर्न जरूर रहता है। अगर कोई भी, जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं कि सबसे पहले बच्चा क्या है, क्रॉलिंग करना सीखता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, वो घुटनों के बल चलना सीखता है। फिर धीरे धीरे वो सहारे से खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद में तब जाके वो नॉर्मल विदाउट सपोर्ट वो चलना सीखता है, और विदाउट सपोर्ट के बाद में फिर वो दौड़ना सीखता है। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे। बेशक हर किसी का अब ये यहाँ पे अलग हो सकता है कि कोई कोई जल्दी दौड़ना सीख जाए, कोई लेट दौड़ना सीखे, कोई जल्दी चलना सीख जाए, कोई लेट चलना सीखे, लेकिन पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। कोई भी अगर है तो सबसे पहले वो घुटने के बल ही चलेगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि पहले से ही भागना लग जाएगा और फिर वो घुटने के बल चलने लग जाएगा, वो चीज यहाँ नहीं होगी। हाँ, ये डिफरेंस हो सकता है कि किसी ने जल्दी चलना शुरू किया, किसी ने लेट चलना शुरू किया, लेकिन इनके बीच में जो पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो सेम पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हुए हो? क्लियर है ना? ये सेकंड वाले प्रिंसिपल में और थर्ड प्रिंसिपल में कंफ्यूज तो नहीं हो? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस और प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न। ओके, ओके, ऑल राइट। फिर आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल रहता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब कि यहाँ पे जो सामान्य से विशिष्ट तक आगे बढ़ने का सिद्धांत भी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप सबसे पहले जनरल चीजों को सीखते हो, फिर उसके बाद में आप स्पेसिफिक। जैसे कि हम लोग एक कुकिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चे मदर को देख रहे हैं कुकिंग करते हुए, तो वो क्या करेंगे कि ऐसे ही उन्होंने आटा ले लिया, है ना, उसको बेलने लग गए। या फिर चलो वो भी छोड़ो, जब आप फर्स्ट टाइम, बच्चे छोड़ो, जब आप फर्स्ट टाइम कुकिंग करते हो तो कुकिंग करते टाइम क्या हो जाता है कि कभी पहली बार रोटियां बना रहे हो, है ना, या फिर पहली बार आटा ही गूंद रहे हो, तो क्या हो गया कि आटा ज्यादा गीला हो गया, या फिर बहुत ज्यादा टाइट हो गया, या ठीक से गूंदा नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप करते चले जाते हो उस काम को, आज नहीं कल किया, फिर कल किया, तो धीरे धीरे उसमें क्या है, परफेक्शन आ जाता है। आपने सिर्फ जनरल काम किया, लेकिन बाद में क्या, आप एक स्पेसिफिक करने लग गए। होता है कि नहीं, एक आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक कहा जाता है। पहले आप सामान्य चीजें सीखते हो, सामान्य चीजें सीखने के बाद में फिर बच्चा एक विशिष्ट चीजों की तरफ बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। ओके, तो कुकिंग वाले से इसको याद रखना। या फिर अगर हम एक और होल्ड करने का एग्जांपल ले लेते हैं कि बच्चा पहले जर्नल स्पेसिफिक पकड़ता है, कि मतलब अपनी फिंगर से कुछ चीजों को होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद में धीरे धीरे क्या है, फिर वो अपनी पूरी मुट्ठी से होल्ड करता है, और फिर जैसे ही वो बड़ा हो जाता है वो एक स्पेसिफिक उसकी स्किल आ जाती है, वो उसको जैसे मन हो वैसे वो उसको होल्ड कर सकता है। तो ये आपका रहता है जर्नल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल रहता है। पहले जर्नल चीजों को सीखेगा एंड देन उसके बाद में वो खास चीजों को सीखता है बच्चा। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यहाँ पे दोनों ही एक अलग अलग टर्म है। इससे तो आपको पूरा डिफरेंशिएट पता चल जाता है कि हेरिडिटी क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होता है। लेकिन नेचर और नर्चर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और एग्जाम में आपका नेचर और नर्चर टर्म्स ही देखने को मिलता है।
तो नेचर जो होता है ना, नेचर को यूजुअली आपने इन्वायरमेंट से रिलेट करके सुना होगा, नेचर यानी कि प्रकृति, लेकिन यहाँ पे नेचर का मतलब होता है जेनेटिक या फिर हेरिडिटी, और नर्चर का मतलब होता है एनवायरमेंट। ये कहीं भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो जिससे कि आपको याद रहे, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बच्चे नेचर और नर्चर में बहुत कंफ्यूज होते हैं। नेचर का मतलब जो प्रकृति जिसको बदला नहीं जा सकता है, जैसे कि हेरिडिटी। ओके। नर्चर जहां से आप चीजों को सीख रहे हो, आपके आसपास का वातावरण। नेचर जो होता है ये जेनेटिक होता है, जैसे कि आपके जो जीन्स हैं, मदर और फादर के आपको जीन्स देखने को मिलते हैं, ये फिजिकल अपीयरेंस के रूप में होते हैं और बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है। फिजिकल बॉडी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कई बार आप कह देते हो ना कि किसी पर्सन की जो हेयर्स हैं वो ब्राउन है। क्यों ब्राउन है भाई? क्योंकि उसके फादर के या मदर के हेयर ब्राउन है। किसी किसी का आईज का कलर है वो ग्रीन कलर है। क्यों ग्रीन कलर है? कि ये इसकी मदर या फादर का होगा। या फिर आपने देखा होगा कि किसी किसी के जो बाल होते हैं वो शुरू से ही काफी लंबे होते हैं, तो आप क्या कह देते हो, अरे इसके तो जीन्स में, इसके घर में सबके ही लंबे बाल हैं, सबके ही मोटे बाल हैं। तो यहाँ क्या होता है कि ये आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। और इन्वायरमेंट में क्या होता है कि ये जो आपने जीन से जो चीजें ली हैं उनको आप और बेहतर कर सकते हो थ्रू दी एनवायरमेंट। अब देखो, यहाँ पे दोनों ही कंडीशन हो सकती है, या तो आप बेहतर भी कर सकते हो या बिगाड़ भी सकते हो। एनवायरमेंट का मतलब होता है आपके आसपास का परिवर्तन, जो वातावरण है वो कैसा है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे की गई है। दो ट्विन्स होते हैं, उन दोनों का अगर एनवायरमेंट चेंज कर दिया जाता है तो दोनों सेम होने के बावजूद भी दोनों अलग अलग होते हैं। यानी कि हेरिडिटी जीन्स वाइज तो वो सेम है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी सेम है और बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो हो रहा है वो भी सेम है, लेकिन दोनों का वातावरण बदल दिया गया। तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। एक का वातावरण आपका रखा गया पॉजिटिव इन्वायरमेंट में और एक रखा गया नेगेटिव इन्वायरमेंट में, और जबकि दोनों क्या थे, सेम थे। तो जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहा है उसको बताया है कि किस तरीके से आपको अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी है, किस तरीके से छोटों से पोलाइट वे में बोलना है। ठीक है। और वहीं पे जो नेगेटिव इन्वायरमेंट में जिस बच्चे को रखा गया है वहां पे उसको ये सारी क्वालिटीज के बारे में नहीं बताया गया है, यानी कि उसको जो सोशल जो वैल्यूज होती हैं वो नहीं सिखाई गई हैं। तो दोनों यहाँ सेम होने के बावजूद भी दोनों में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है वो आपके वातावरण और वंशानुक्रम दोनों के ही बीच का ये सिद्धांत होता है। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखो यहाँ पे ना कुछ और टर्म्स डाल दिए गए हैं। जिस तरीके से आपका मैच्योरिटी, आई मीन नेचर और नर्चर है सेम, उस तरीके से आप यहाँ पे देखो, जो आपका जेनेटिक है उसको आप मैच्योरेशन कह सकते हो और जो आपका इन्वायरमेंट है उसको आप लर्निंग कह सकते हो। देखो, हेरिडिटी, कोई दो ट्विंस हैं, ठीक है, दो ट्विंस ने जन्म लिया और उनकी जीन्स क्या है, दोनों के जीन्स सेम है, यानी कि दोनों के पेरेंट्स सेम है। ठीक है। बायोलॉजिकल अगर उनकी बॉडी में कुछ भी चेंजेस होंगे दोनों के सेम है, दोनों की हाइट सेम है, कलर सेम है। ओके। तो ये क्या है कि क्योंकि इनके जीन्स सेम है, जीन्स दोनों के अलग अलग नहीं है। लेकिन अब क्या कर दिया गया, ये दो ट्विंस हैं, एक ट्विंस को तो क्या है हमने पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखा, जो उनके आसपास का वातावरण है। यानी कि जब वो जन्म लेने के बाद में वो एक तो ऐसी जगह रह रहा है जहां पे खूब पैसा है, सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज हैं, और एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहां पे लोगों को एक दूसरे की कदर ही नहीं है, मारपीट करते हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, गरीबी में रह रहे हैं। तो अब यहाँ पे दोनों सेम होने के बाद में भी दोनों की वैल्यूज में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोनों की परवरिश है वो अलग अलग तरीके से की गई है। इसीलिए कहा जाता है बेशक इंसान हेरिडिटी वाइज सेम हो लेकिन वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हेरिडिटी वाले गुण को वातावरण परिवर्तित कर सकता है।
हम नेचर को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आपकी जो आईज का कलर है वो सेम रहेगा, आपकी जो हाइट है वो सेम रहेगी, हम हाइट को चेंज नहीं कर सकते हैं, आपके हेयर कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं, आईज कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इंटरनली जो क्वालिटीज है उनमें परिवर्तन ला सकते हैं थ्रू दी अपब्रिंगिंग, आपके वातावरण के आसपास के वातावरण को परिवर्तित करके। अभी क्लियर? आप अपने बहन भाइयों का ही एग्जाम्पल ले लो, आपकी बहन या फिर भाई होंगे, तो दोनों ही आप एक दूसरे से कितना अलग हो, है ना। एक हॉस्टल में पढ़ने के लिए गया और एक घर पे रहा है, तो दोनों के बिहेवियर में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। देखो इन्वायरमेंट जो होता है ना, ये आपकी सोशल वैल्यूज, बिहेवियर, इन सबको इन्फ्लुएंस करता है। और जो आपकी हेरिडिटी होती है, ये आपकी फिजिकल अपीयरेंस को इन्फ्लुएंस करती है, कि आप किस तरीके से दिखते हो, आपकी हाइट क्या है, आपकी बॉडी का कलर क्या है, आपकी आईज, आपके हेयर, इन सब का कलर क्या है, ये आपकी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन आपकी वैल्यूज क्या है, आपका बिहेवियर कैसा रहने वाला है, ये सारे आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे दो टर्म, जिस तरीके से आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, उसी तरीके से आपका मैच्योरेशन और लर्निंग भी होता है। जो मैच्योरेशन होता है ना, ये आपका डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ मूव करता है। यानी कि सबसे पहले क्या होते हो कि जब भी कोई बच्चा होता है तो वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है। छोटा सा बच्चा है, उसके जो भी सारे काम है वो मदर कर रही है, फादर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होने लग जाता है, खुद से चलने लग जाता है, खुद से अपने काम करने लग जाता है, यानी कि खुद खाना खाता है, खुद पानी पी रहा है, खुद से स्कूल जा रहा है, अपना होमवर्क है वो खुद से कर रहा है, जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन इसीलिए कहा जाता है मैच्योरेशन क्या होती है, कि एक परिपक्वता, यानी कि आपका एक टाइम पीरियड है जहां पे आप डिपेंड रहते हो कुछ टाइम पीरियड तक, लेकिन जैसे ही आपका डेवलपमेंट होता है आप सारी चीजें खुद से करने लग जाते हो। जैसे आपकी जो ग्रोथ थी वो एक समय पे आके रुक जाती है, सेम उसी तरीके से मैच्योरेशन में भी क्या होता है, एक समय ऐसा होता है जहां पे आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हो, लेकिन जैसे आपकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, आप चीजें खुद से करने लग जाते हो। यहाँ पे बायोलॉजिकल रेडीनेस टू एक्वायर अ पर्टिकुलर स्किल्स, मतलब कि एक विशेष कौशल हासिल करने के लिए जैविक तत्परता। कुछ कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो कि आपको बायोलॉजिकल पेरेंट्स के द्वारा मिलती हैं, जो कि जेनेटिक होती हैं। जैसे अगर आपके पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही ऐसे हेल्पिंग नेचर के हैं, तो चांसेस ऐसे रहते हैं कि आपका भी बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा आपके पेरेंट्स का है, या फिर आप अपने पेरेंट्स को जैसे काम करते हुए देखते हो वही चीजें आप भी सीख जाते हो उनसे। बच्चे को अगर आप कभी भी कहोगे कि ये काम नहीं करना है तो वो डेफिनेटली उस काम को करेगा, लेकिन अगर उसने अपने पेरेंट्स को करते देख लिया कि मेरे पेरेंट्स इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो फिर उस चीज को वैसे ही करेगा। जैसे अगर आपने बच्चे से कहा है, अगर स्कूल से वो आ रहा है कि शूज आपको शू रैक में रखने हैं, और लेकिन आप खुद क्या कर रहे हो कि आप खुद शू रैक में नहीं रख रहे हो, तो बच्चा फिर आप बच्चे ने आपको देख लिया कि मेरे पापा ऐसे नहीं रखते या मेरी मम्मी ऐसे नहीं रखती हैं, तो मैं भी क्यों रखूं। फिर चाहे आप उससे कितना भी कहते रहना कि शू रैक में रखो, शू रैक में शूज रखने चाहिए, वो नहीं रखेगा, क्योंकि बच्चा कहने से ज्यादा जो चीजें देखता है उससे सबसे पहले सीखता है। डिपेंड ऑन हेरिडिटी, यानी कि जो आपका मैच्योरेशन होता है ये वंशानुक्रम पे डिपेंड रहती है, ठीक है, यानी कि अनुवांशिकता पे निर्भर रहती है। और ये आपका क्रूशियल टू डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि विकास और सीखने के माहौल के लिए महत्वपूर्ण है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो आपकी जीन्स है, जो मैच्योरेशन है, वो अगेन आपके इन्वायरमेंट से ही थोड़ा रिलेट करते हैं, डिपेंड रहते हैं इन्वायरमेंट पे ही। लेकिन जो लर्निंग होती है ये आपकी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है थ्रू देयर एक्सरसाइजेस एंड एक्सपीरियंसेस। एक पर्टिकुलर टाइम होता है जहाँ पे बच्चा सीखता ही रहता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि बर्थ टू डेथ आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो, आपके बचपन से लेके बुढ़ापे तक या फिर मृत्यु तक आप कह सकते हो कि हर फेज आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, जो कि आपके बिहेवियर में चेंजेस लेके आता है, ठीक है। साथ ही साथ आप
कैसे वातावरण में रह रहे हो, वो आपकी सोशल वैल्यूज में चेंज लेके आता है। बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है, पॉजिटिव वे में ग्रो कर रहा है, नेगेटिव वे में ग्रो कर रहा है, ये सब चीजें आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ टर्म्स अलग अलग लिख दिए गए हैं, लेकिन अगर मैच्योरिटी को देखो तो ये आपकी हेरिडिटी से रिलेटेड है, और लर्निंग को अगर आप देखो तो ये आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना, बस टर्म्स अलग हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकार्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी कि जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ये आपको दो टर्म्स में देखने को मिलती है, दो रूप में देखने को मिलती है। एक तो होता है आपका सिफेलोकार्डल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकार्डल डेवलपमेंट जो होता है, जो कि आपके हेड से लेके टो तक हो रहा है, यानी कि सबसे पहले आपका हेड ग्रो करेगा, ठीक है, उसके बाद में आपकी लेग्स ग्रो करेंगी। फिर आपका होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि आपके इनर ऑर्गन से लेके आपके आउटर ऑर्गन जो है वो डेवलप करेंगे। ये होता है आपका सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसको थोड़ा और डिटेलिंग में देख लो। सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में क्या होता है कि जो आपका डेवलपमेंट जो शुरू हुआ है, सबसे पहले हेड से शुरू होगा, एंड देन फिर वो आपके नीचे फीट तक होता चला जाएगा, पैरों तक होता जाएगा। ये वॉर्म से शुरू होता है, यानी कि मदर के वॉर्म में शुरू हुआ, वहां पे बच्चे का हेड बनना शुरू होता है, एंड देन उसके बाद में बॉडी, और फिर उसके बाद में उसकी लेग बनना शुरू होती है। ठीक है, यानी कि जो बच्चा है, सबसे पहले अगर उसका कंट्रोल आता है तो उसका कंट्रोल अपने हेड पे सबसे पहले आता है, एंड देन उसके बाद में आर्म्स पे और लेग्स पे उसका कंट्रोल आता है। ठीक है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो सेंटर से लेके आउटसाइड की तरफ होता है। ये किसी पर्सन की बॉडी है, तो यहाँ पे जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स होंगे ना, वो डेवलप होंगे, उसके बाद में उसके हाथों का डेवलपमेंट होगा, शोल्डर का डेवलपमेंट होगा, उसकी आर्म्स का डेवलपमेंट होगा। यानी कि सबसे पहले क्या है, हार्ट, स्टोमक, ये सब डेवलप हो जाएंगे, एंड देन उसके बाद में शोल्डर, आर्म्स, ये डेवलप होना शुरू होते हैं। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो जाती है आपके आउटर पार्ट डेवलप होने से पहले। तभी कहा था कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ये डेवलप होगी, बच्चे की बॉडी बनना शुरू हो जाती है, और बॉडी जैसी बनती है उसके हैंड, लेग, ये बनना भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी मूवमेंट भी अगर देखोगे, हैंड्स एंड फीट डेवलप होते हैं बिफोर फिंगर्स एंड टो। ठीक है, यानी कि पैर की उंगलियों से पहले आपके हाथ की उंगलियां विकसित होना शुरू हो जाती हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल में। प्रॉक्सिमोडिस्टल आपका सेंटर से आउटर की तरफ होता है, और सिफेलोकार्डल, सिफेलो में देखो सी आ रहा है, तो आप इसको एलिमिनेट कर देना, सी यहाँ पे सेंटर वाला नहीं होगा, यहाँ पे अपर टू लोअर होगा। ठीक है, सिफेलोकार्डल होता है आपका हेड टू टो, और प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है आपका सेंटर टू आउटर। इतना सा याद रखना बस इसको। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि आप एक तरीके से ना पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस एज के बाद में आपकी ये एज आने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप 25 के हो, तो आपको पता है कि 25 के बाद में 26 ही आएगी, 24 के आप नहीं होगे। अगर आज इन्फेंस में हो तो कल को आप चाइल्डहुड में ही कहलाओगे, फिर एडोलेसेंस में आओगे, एडल्टहुड में आओगे। ये रिवर्स नहीं होती है, यानी कि पूर्व अनुमान आप पहले से ही लगा लेते हो। जो भी डेवलपमेंट होने वाला है, जो भी ग्रोथ होने वाली है, उसका अनुमान आपने पहले से ही लगा लिया। इस बात पे भी डिपेंड करते हैं आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज प्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हर बच्चा क्या कहते हैं, एक सिमिलर डेवलपमेंट पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, जहां आपको पता है कि अगर आज बच्चे ने बैठना शुरू किया है, तो कल खड़ा होना भी सीख जाएगा, खड़े होने के बाद में वो चलना भी सीख जाएगा, और चलने के बाद में दौड़ना भी सीख जाएगा। तो ये आपका एक पैटर्न चलता ही रहता है, और ये प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है इसको, क्योंकि ये तो सेम सीक्वेंस रहता है, ये सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। या फिर एक, ठीक है, और एक और होता है, अगर बच्चे ने पहले बच्चा सर्कल बनाना शुरू करता है, एंड देन उसके बाद में वो स्क्वायर बनाना शुरू करता है, स्क्वायर के बाद में फिर उसने ट्रायंगल बना लिया,
तो ये एक पैटर्न फॉलो करता ही करता है, इसीलिए हम कह देते हैं कि आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। क्यों प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये पैटर्न चेंज ही नहीं होता है, सेम पैटर्न रहता है आपका, और सेम पैटर्न को तो आप पहले से ही आप उस चीज से होके गुजर चुके हो, तो आप बता ही सकते हो कि अब ये चीज आई है, उसके बाद में ये चीज आएगी। जैसे आप कोई भी अगर मूवी देखते हो, ठीक है, आप कोई भी मूवी देखा हो और आपने अपने फ्रेंड्स को बताया ही नहीं है कि आपने मूवी देख ली, और आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि एक न्यू मूवी आई है, चलो वो मूवी देखने चलते हैं। तो आप, क्योंकि लेकिन आपने तो पहले से ही देखी हुई है, लेकिन फिर भी आप देखने चले जाते हो। तो अब आप उस मूवी में बैठे बैठे क्या बोल रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि इस सीन के बाद में दूसरा क्या सीन आने वाला है। तो वहां आप अपने दोस्तों से क्या कहोगे? देखना आप अगली टाइम पे क्या होगा कि हीरो की एंट्री होगी या फिर हीरोइन की एंट्री होगी। तो फिर वैसा ही होता है, फिर आपके फ्रेंड क्या कहेंगे? ओ वाह, तूने तो सही बोला था। या फिर आप एक क्रिकेट मैच में भी इस तरीके से करते हो। क्रिकेट मैच में क्या होता है कि एक आप फोन पे मैच देख रहे हो और टीवी पे मैच देख रहे हो। तो फोन पे आपका जो मैच है वो थोड़ा 1-2 सेकंड आगे चल रहा है और टीवी पे थोड़ा पीछे चल रहा है। तो वहां आप क्या कह देते हो कि देख लेना, इस बॉल पे छक्का लगेगा या इस बॉल पे चौका लगेगा, और वही हो जाता है। फिर आपके फैमिली वाले कहते हैं, अरे यार जो ये बोल रहा है वही सही हो रहा है। तो ये चीजें क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न ही आपका फॉलो होता है, आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे प्रिंसिपल्स में? कोई भी एक ऐसा प्रिंसिपल जो ना समझ में आया हो, बताओ। कभी आपने किया है ये, प्रिडिक्ट किया है? बताओ, किसी को ऐसे बेवकूफ बनाया है कि आपको पहले से ही पता हो और सामने वाले को आपने इस तरीके से बताया हो कि अरे इसके बाद देखना ये होने वाला है? मैंने तो बहुत किया है भाई, बहुत मजे लिए हमने। मूवी वाला भी किया है और क्रिकेट मैच वाला भी किया है, दोनों ही किए हैं। आपने किया है कभी? ओके, तो अब देखो यहाँ पे ना डेवलपमेंट के कुछ डोमेन भी होते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है ना वो कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। फिजिकल डोमेन में वो चीजें आपकी आती हैं, जैसे कि फिजिकल जो चेंजेस है ना उन सब चीजों को कवर किया जाता है। जैसे कि आपका साइज ग्रो हो रहा है, स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे ये जो फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है, मोटर डेवलपमेंट को अगेन दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है। एक है आपका मोटर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, और एक होता है फाइन मोटर स्किल्स। जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, एक आपकी बड़ी मसल्स का डेवलपमेंट होता है और दूसरा आपकी छोटी मसल्स का। तो आप देखो, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती है ना, इसमें आपकी लार्ज मसल्स इंक्लूड होती हैं। जैसे कि आपकी हाथ की हो गई, पूरे हाथ की लेग मसल हो गई, आपके शोल्डर की मसल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट करते हैं हम अपनी लार्ज मसल्स के द्वारा करते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो हम लार्ज मसल्स के द्वारा करते हैं, जैसे कि बैठना, क्रॉलिंग करना, रोलिंग करना, ठीक है। या फिर बच्चा अगर अपने पूरे हाथ को फैला के कोई टॉय को पकड़ रहा है, ठीक है, या फिर बच्चा बैठने की कोशिश कर रहा है या खड़े होने की कोशिश कर रहा है, बैठ रहा है, अगेन उसकी पैरों की मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है। खड़ा हो रहा है तो वो किसी चीज को पकड़ के खड़ा हो रहा है, तो वहां पे उसने पूरे अपने हाथ का यूज किया, ठीक है। बैठने के लिए उसकी पैर की मसल्स का इस्तेमाल हुआ, क्रॉल किया, रोल किया। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाती हैं। वहीं पे फाइन मोटर स्किल्स में क्या आ जाता है आपका, जहां पे आप अपनी छोटी मसल्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आपकी फिंगर्स की मसल्स हो गई। आप कुछ भी, बच्चा कुछ भी चीज पकड़ने के लिए अगर अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि ये आपके पेरेंट्स की उंगली है, ठीक है, और ये छोटे बच्चे की उंगली है, तो बच्चा पूरा इस तरीके से रैप कर लेता है, उंगलियों से पकड़ लेता है। तो ये चीज क्या है, यहाँ पे उसने अपनी फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल किया है। किसी चीज को, जैसे अगर बच्चा इस तरीके से चीज पकड़ता है, तो यहाँ पे उसके ये पूरे हाथ का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ इन फिंगर्स का इस्तेमाल हुआ, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए, उठाने के लिए, है ना। तो ये फिंगर्स का जब आपकी इस्तेमाल किया जाता है, वो आपकी फाइन मोटर स्किल्स की कैटेगरी में आ जाता है। ट्राइंग टू मूव हिज लिप्स एंड टंग टू इंसर्ट फूड एंड टेस्ट, यानी कि जब भी बच्चा खाना खाता है, तो शुरू शुरू में बच्चे क्या करते हैं कि अपने पूरे हाथ से खाना खाते हैं, इस तरीके से। ये स्पून है, सपोज करो ये स्पून है,
तो बच्चे इस तरीके से पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं, इस तरीके से ऐसे खाना खाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और फिर उसके बाद में वो अपनी उंगलियों से पकड़ के इस तरीके से खाना खाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि सबसे पहले आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं, जो आपकी बड़ी मांसपेशियां हैं वो डेवलप होती हैं, देन फिर उसके बाद में आपकी छोटी मांसपेशियां हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। बच्चे की छोटी मांसपेशियों को और ज्यादा डेवलप करने के लिए, मजबूत करने के लिए ना, आप उनको कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज आप उनको करा सकते हो। जैसे कि मॉडलिंग क्ले, आप उनको क्ले दे दो, तो क्ले को वो पूरे हाथ से तो नहीं करते हैं ना, वो अपनी ऐसे ऐसे फिंगर से ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। या फिर अगर आप उसको बोतल दोगे या कुछ भी स्क्वीज करने के लिए दे दो, तो वो इस तरीके से फिंगर से स्क्वीज करते हैं। रोल उनको करना है तो इस तरीके से वो रोल करते हैं अपनी फिंगर्स की सहायता से। तो कुछ ये एक्टिविटीज हैं जहाँ पे बच्चे एंजॉय भी करते हैं, और इन सब चीजों के सहारे क्या है कि बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स है ना वो भी डेवलप हो जाती हैं। ऑल राइट। अगर बच्चे की बड़ी मसल्स को डेवलप कराना है तो फिर हम उसको चलाते हैं, है ना, बैठना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, ताकि उसके पैरों की मसल्स मजबूत हो जाएं, उसके हाथों की मसल्स मजबूत हो जाएं। लेकिन अगर हम उसकी छोटी मसल्स को वो करते हैं, मजबूत करते हैं, तो क्या है, हम उसको फीड खाना खिलाना कहते हैं कि खुद से खाना खाओ, कहते कि नहीं कहते हैं। फिर उससे कहते हैं कि अच्छा वहां पे वो सामान रखा हुआ उसको उठा लाओ। अगर आप बच्चे को कभी बॉल फेंकना, बच्चे से कहना कि बॉल उठा के लाओ, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने पूरे हाथ से इस तरीके से बॉल को उठाता है, ये जो अपना पूरा पंजा है इसको ऐसे इस्तेमाल करेगा उठाने के लिए। फिर जैसे ही वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर वो अपनी फिंगर्स के साथ में उठाना शुरू कर देता है बॉल्स को। ठीक है। तो ये भी आपका सीक्वेंस रहता है कि यहाँ पे पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं और फिर उसके बाद में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। ग्रॉस स्किल, ग्रॉस मसल अगर डेवलप करनी है, आपको मजबूत करनी है, तो बच्चे को दौड़ना, बिठाना, चलना, ये सारी चीज कराना चाहिए। और फाइन मोटर्स करनी चाहिए, मजबूत करनी है, तो उनको जो इजिएस्ट एक्टिविटीज होती है, जैसे क्ले उनको दे दी या फिर मिट्टी उनको दे दी, ठीक है, या कोई डो दे दिया। जैसे आपने देखा होगा बचपन में आपकी मम्मी आपको डो के रूप में आटा दे देती थी, उससे फिर आप कैसे अलग अलग चीजें बनाते थे, कि नहीं बनाते थे। किसी ने चिड़िया बनाई होगी, किसी ने डॉल बनाई होगी, ना जाने क्या क्या बनाया होगा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी मसल्स को मजबूत करने के लिए होती हैं। ओके, डन। आपके लिए ये चार्ट भी लगा दिया गया है कि किस स्टेज पे, किस एज पे बच्चे में कौन सी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती है और कौन सी फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। आप चाहो तो इस चार्ट को देख लेना, अदरवाइज ये हम लोग कल वाली क्लास में अपना कंटिन्यू करेंगे। ओके। 0 से 3 मंथ का जो बच्चा होता है ना, वहां पे वो सबसे पहले अपनी आर्म्स को मूव करना शुरू कर देता है ग्रॉस मोटर स्किल्स में, फिर किक मारना शुरू कर देता है अपने पैर से। यहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होती है। 0 से 3 महीने के बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं होती है, ये याद रखना। ओके। चलो मिलते हैं कल। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चलो एक क्वेश्चन का बस जवाब देते जाओ मुझे, उसके बाद में हम क्लास को एंड करते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रोथ। ठीक है, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, या फिर आप, चलो इन दोनों में से ही बताओ जल्दी से। हाँ, हाँ यश, बोल भाई। बोलो जल्दी बोलो। ओके, यानी कि ग्रोथ जो है वो आपकी पर्टिकुलर एक टाइम पे आके रुक जाती है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सेम टाइमिंग पे।